अस्सलाम वालेकुम। आपको आज के प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। अभी तक हुकूमत 27वीं आईनी तरमीम के हवाले से इत्तफाक राय पैदा करने में नाकाम है। हुकूमत की इत्तेहादी जमात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने तरमीम के मामले पर ना कर दी है। पीपल्स पार्टी ने आर्टिकल 243 के अलावा 27वीं तरमीम के तमाम नुकात को मुस्तरद कर दिया है। गुज़िश्ता रोज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के इजलास के बाद चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का यह कहना था कि 27वीं आईनी तरमीम में सूबे के हिस्से में कमी है उसको वो मुस्तरद करते हैं, तो हम आर्टिकल 243 की हिमायत करेंगे। उनका यह भी कहना था कि आइन में जो एनएफसी के तहफ़्फ़ुज़ के खात्मे वाली शक है उसका खात्मा किसी सूरत तस्लीम नहीं करेंगे। पीपल्स पार्टी ने गुज़िश्ता रात यह ऐलान करके हुकूमत के लिए एक बड़ी मुश्किल पैदा कर दी है। पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास आज भी हो रहा है। जरा के मुताबिक 27वीं तरमीम में एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेसी की बहाली, एनएफसी अवार्ड में तब्दीली, लोकल बॉडीज इंतखाबात, चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती, तालीम और आबादी की मनसूबाबंदी के इख्तियारात को विफाक के पास वापस लाना जैसे अहम नुकात शामिल है। ताहम ये सब मामलात ऐसा लगता है अब खटाई में पड़ते हुए नजर आ रहे हैं। विफाकी काबीना का आज होने वाला जो इजलास था वो भी मुलतवी कर दिया गया, जिसमें जराए के मुताबिक 27वीं आईनी तरमीम की मंजूरी दिए जाने का इम्कान था। गुज़िश्ता रोज हमारे प्रोग्राम में वफाकी वजीर बराए पार्लिमानी अमूर डॉक्टर तारिक फजल चौधरी ने कहा था कि आईनी तरमीम का मसवदा आज सेनेट में पेश हो जाएगा, ताहम ऐसा नहीं हो सका। हुकूमत की जानिब से JUI से भी राब्ता किया जा रहा है। JUI की पार्लिमानी पार्टी का भी इजलास हुआ। जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है कि खींचतान कर 2/3 अक्सरियत हासिल की जा रही है जिसका नुकसान होगा। ऐसे इक़दाम जमहूरियत और पार्लिमान की तौहीन है। उन्होंने यह भी कहा कि 18वीं तरमीम में अगर सूबों के इख्तियारात कम करने की कोशिश की गई तो मुखालफत करेंगे। अब असल जो इशू है वो JUI और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मनाना है। उनके बगैर तरमीम का मंजूर होना मुमकिन नजर नहीं आता। लेकिन दूसरी तरफ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 27वीं यानी तरमीम में आर्टिकल 243 में जो तरमीम तजवीज़ की जा रही है इसका मकसद आर्मी चीफ को दिए गए फील्ड मार्शल के ओहदे को आइन में शामिल करना और उसे तस्लीम करना भी है। इस हवाले से लीग रहनुमा बैरिस्टर अकील का यह कहना था कि आर्टिकल 243 में तरमीम का जो मकसद है वो मार्का हक और ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस की कामयाबी के बाद आर्मी चीफ को दिए गए फील्ड मार्शल के ओहदे को आइन में शामिल करना और उसे तहफ़्फ़ुज़ देना है। आज स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक अहमद खान ने भी कहा कि आइन के आर्टिकल 243 के हवाले से जो बातें चल रही हैं कि तमाम अफवाज के सुप्रीम कमांडर फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर होंगे, ऐसा नहीं है। तमाम अफवाज के सुप्रीम कमांडर सदर ममलिकत ही रहेंगे, इसमें कोई तरमीम नहीं होगी। अब ये जो 27वीं तरमीम का मामला है इस हवाले से हुकूमत को इत्तफाक राय पैदा करना और हुकूमत के लिए एक बड़ी मुश्किल इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने खड़ी कर रखी है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास हुआ, रात गए, उसके बाद चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने इस इजलास के बाद गुफ्तगू की और उन्होंने कहा कि जो 27वीं आईनी तरमीम है उसमें सवाए आर्टिकल 243 के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तमाम नुकात को मुस्तरद करती है। अब ये हुकूमत के लिए ये बहुत बड़ा झटका है। इससे पहले हुकूमत के जो दीगर इत्तेहादी हैं जिनमें मुत्तहदा कौमी मूवमेंट भी शामिल है, उन लोगों की जो है वो उनके मुख्तलिफ वफूद थे, जो पार्लिमानी वफूद थे, उनकी मुलाकातें भी हुई वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ से। और उसके बाद हुकूमती वज़रा का यह कहना था कि इस हवाले से इत्तफाक राय जो पैदा करने की कोशिश की जा रही है मुस्बत जवाब मिल रहा है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का भी जो एक वफ्द था वो मिला और वज़ीर आज़म से उसने मुलाकात की। वज़ीर आज़म से मुलाकात के बाद वो अपने CEC के इजलास में शिरकत के लिए गए, लेकिन जो CEC की मीटिंग हुई सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी की, उसके बाद जो गुफ्तगू की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने, उन्होंने जो ऐलान किया कि आर्टिकल 243 में जो तरमीम है वो उन्हें कबूल है, लेकिन उसके अलावा अब जो इश्यूज हैं उस पर जो है वो नुकात को उन्होंने मुस्तरद कर दिया। अब उन नुकात में जो है वो लोकल बॉडीज हैं उनके इख्तियारात का मामला भी है। ये भी मीडिया में रिपोर्ट हो रहा है कि उनको एम्पावर करने की बात है और वो भी इस तरमीम का हिस्सा है। फिर कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का इशू है जो कि हुकूमत का एक बड़ा मकसद है इस तरमीम को लाने का बताया जा रहा है। वो मामला भी जो है उसके ऊपर भी एक बहुत बड़ा सवालिया निशान आ गया है। लेकिन उसके साथ सिंगल नेशनल करिकुलम का भी इशू है, NFC अवार्ड का भी मामला है और NFC अवार्ड पर ही जो है और 18वीं तरमीम से जुड़े जो मामला है उसी पर जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो एग्री
नहीं कर रही है हुकूमत के साथ, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ये कह दिया है कि वो इस तरमीम में जो बाकी नुकात हैं 243 आर्टिकल 243 के अलावा वो उनको जो है वो मुस्तरद करते हैं। हुकूमत के लिए बड़ी मुश्किल होगी अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो उनका साथ नहीं देती, क्योंकि इसके बाद हुकूमत को जो है वो जमीयत उलमा फजल रहमान से भी बात करनी है, उनको भी इन आइनी तरमीम के हवाले से जो है वो आमादा करना है। अब देखें कि इसमें हुकूमत जो है वो किस तरह से जो है वो अपना लाहेअमल इख्तियार करती है, क्या हुकूमत को कोई कामयाबी मिलती है या नहीं। फिलहाल जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की ना है उसने एक बड़ी मुश्किल जो है वो पैदा कर दी है। अभी प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं, ज़रा ब्रेक के बाद आते हैं तो फिर इस पर जो है वो हुकूमत का मौक़िफ़ जो है वो जानने की कोशिश करेंगे। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। 27वीं आईनी तरमीम का मामला, हुकूमत इस मामले को किस तरह से देख रही है, इस पर प्रोग्राम के हिस्से में बात होगी। बैरिस्टर दानियाल चौधरी मेरे साथ मौजूद हैं, पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए इत्तलात और नशरियात हैं, उनसे इस हवाले से बात करते हैं। दानियाल साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त। दानियाल साहब, बड़ी मुश्किल है हुकूमत के लिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो इस वक्त तैयार नजर नहीं आती। 243 आर्टिकल में उन्होंने जो तरमीम की उस पर हमायत कर दी, लेकिन ये तो बहुत सारे और मामलात हैं। आपको लगता है इस इन मुजवजा तरामीम का जो वो कोई अभी भी इस डेडलॉक से हुकूमत निकल आएगी या इस मसले को हल कर लेगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू भाई फॉर हैविंग मी ऑन द शो। देखिए, पहले तो अगर मैं बात करूं इसकी आईनी तरमीम 27वीं आईनी तरमीम की, देखिए इसमें जितने भी नुकात हैं वो पहली 18वीं तरमीम की जो रूह थी हम उसको एड्रेस कर रहे हैं। उस तरमीम को जिसको इनकी पीपल्स पार्टी की लीडर ने साहिबा ने साइन किया, जिसमें था जो डेलीगेशन ऑफ पावर का जो ट्रू कॉन्सेप्ट था उसको एड्रेस किया। 18वीं तरमीम की रूह ये थी कि आपका जो डेलीगेशन ऑफ पावर है उस लेवल तक जाए और आम आवाम तक जाए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो मैकेनिज्म था वो तय नहीं पा सका कि आपने किस तरह करना है, और हम लोकल बॉडीज एक्ट के थ्रू हम उसको इन्फोर्स करते रहे, लेकिन आइन में कभी उसका जिक्र नहीं रहा। 18th और जो अब 27वीं तरमीम है वो आज जो है इनके साथ वो उन पॉइंट्स के ऊपर हो रही है कि आप जो लोकल बॉडीज जो पावर है वो लोएस्ट लेवल तक जाए। देखिए, आज पाकिस्तान की आबादी 24-25 करोड़ आबादी है, इसकी नुमाइंदगी करने के लिए सिर्फ 1100 से 1200 लोग हैं जो हमें है, और कोई लोग जमहूरी जो सिस्टम है इसमें लोग मौजूद नहीं है जो अवाम को रिप्रेजेंट जमहूरियत। ठीक है, हम क्या बात करते हैं कि इसको इनकॉर्पोरेट करें आइन में, लोकल बॉडीज को इन्फोर्स करें। ये तमाम वो बात जो और इसके ऊपर बातें हैं, ये तमाम वो चीजें हैं जिसको मसाके जमहूरियत में पार्टी ने खुद साइन किया। एनएफसी अवार्ड, ये तमाम चीजें एनएफसी अवार्ड में थी कि आपने जो लोएस्ट लेवल तक आपका जो पैसा है वो पहुंचे। मुझे बताएं कि आप इसमें जब बात करते हैं हम इसमें, तो जो अभी सिस्टम चल रहा है मुझे बताएं कि इसमें लोएस्ट लेवल तक क्या पैसा पहुंच सकता है? नहीं पहुंचता, और वो सूबे अपने पास पकड़ के रखते हैं और छोटे पैसे जाते ही हैं। बात बहुत इंपॉर्टेंट थी कि देखिए आप मुझे बताएं कि पॉपुलेशन कंट्रोल के सूबों का हिस्सा एनएफसी में कैसे मिलता है? तो हिस्सा मिलता है पॉपुलेशन के मुताबिक, लेकिन आपके जो सूबा जिससे बच्चे पैदा करते हैं जो और पैसे लेते हैं, मुझे बात बताएं कि आपका जो छोटे सूबे जिनकी पॉपुलेशन कम है वो अनफॉर्चुनेटली वो नुकसान में रहते हैं। वो हो गया केपी हो गया और बलूचिस्तान हो गया। तो हम हैं कि भाई कि आप पॉपुलेशन के ऊपर नहीं, आप एक XY टारगेट। अच्छा, लेकिन देखिए बैरिस्टर साहब, देखिए दो इश्यूज हैं और मैं स्पेसिफिकली वो दो इश्यूज आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूं। एक तो पहले क्योंकि आप खुद बैरिस्टर हैं जो है वो इस चीज को समझते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट वाला मामला। अब इस पर जो है वो कह रहे हैं कि ये जो तबादले हैं वो जुडिशल फोरम के तहत जो है वो होने चाहिए, जो ट्रांसफर ऑफ जजेस वाली बात है। और दूसरा जो आइडिया ऑफ ए कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है वो ऐसा लगता है कि हुकूमत अभी तक उसको कन्विंस नहीं कर पा रही। पहले भी जो है वो जब 26वीं आईनी तरमीम हो रही थी तो सारा मामला इधर ही फंस गया था कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बननी है या नहीं बननी। अब अभी भी हुकूमत उधर ही आकर खड़ी हो गई है। देखिए रहमान साहब, मुझे बताएं कि आपके मुल्क में 8% केसेस जो है सुप्रीम कोर्ट में चल नेचर के हैं, और वो टाइम कितना कंज्यूम करते हैं? वो टाइम तकरीबन 100% ऑफ द
टाइम ऑफ द सुप्रीम कोर्ट कंज्यूम करते हैं। उसकी वजह से 20-20, 25-25 साल का बैकलॉग है। हमने उस वक्त अग्री कर लिया था कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच और उसकी वजह से बैकलॉग कम हुआ। मुझे बताएं कि क्या ये जस्ट नहीं होगा कि 8% के लिए एक अलग कोर्ट हो और 92% के लिए एक अलग कोर्ट हो, जो लोगों के दीवानी के फौजदारी की जो केसेस हैं वो एड्रेस हो सकें। मतलब देखिए, मैं पूछना आपसे ये चाह रहा हूं कि आईनी बेंच से आप कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट ट्रांजिशन क्यों चाहते हैं? देखिए, या तो इसका एक इंप्रेशन बैरिस्टर साहब ये होता है कि जो बेंच बने ना, उनमें अभी भी कोई ना कोई मसला है, कहीं चीजें जो हैं वो कॉम्प्लिकेटेड हैं या चीजें उस तरह से नहीं हो रही जिस तरह से हुकूमत चाह रही है, तो इसलिए बेंच से ट्रांजिशन जरूरी है टू द कोर्ट। ये इसकी रीजन क्या आपको नजर आती है? देखिए, सेम जजेस हैं, केसेस भी सुन रहे हैं और दूसरे केसेस भी सुन रहे हैं, तो जब जी अल्लाह बन जाएगा तो आप इन इशू है जो 100% केसेस कंज्यूम करें, वो इशू खत्म हो जाएगा वंस एंड ऑल। और दूसरी चीज है कि जब आप में टाइम अच्छा अच्छा राइट। दानियाल चौधरी हमारे साथ थे और मेरा ख्याल है कुछ कनेक्शन का इशू है जिसकी वजह से उनसे जो है वो बात नहीं हो पा रही। कोशिश जरा करते हैं बैरिस्टर दानियाल चौधरी से जो है वो फिर बात करें। पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए इत्तलात जो है वो बात कर रहे थे 27वीं आईनी तरमीम के हवाले से। 27वीं आईनी तरमीम जो है वो उसमें एक तो हुकूमत को बड़ा इशू इस वक्त जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का है। बिलावल भुट्टो जरदारी जो है वो उन्होंने गुज़िश्ता रात भी जो अपनी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का जो इजलास है उस हवाले से जो है वो उन्होंने उसके बाद उन्होंने बात की और उन्होंने कहा कि आर्टिकल 243 के अलावा जो दीगर तजावीज़ हैं जो उन्होंने जो है वो मुस्तरद कर दी हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने। और आपसे कुछ देर पहले भी जो है वो उन्होंने गुफ्तगू करते हुए कहा कि अब जो ट्रांसफ़र ऑफ जजेस है जो एक तजवीज़ है 27वीं अमेंडमेंट में जो है वो शामिल थी, उस हवाले से उन्होंने कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने उसके मुकाबले में अपनी एक तजवीज़ जो है वो तैयार किया। दानियाल चौधरी साथ आ गए जी। दानियाल साहब आप बात कर रहे थे, ज़रा बात कंप्लीट करें कि आईनी बेंच की जगह एक कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट क्यों जो है वो उसको तरजीह दी जानी चाहिए? देखिए, इस मैंने आपसे कहा कि एक तो जो आपका 8% केसेस को टाइम मिल रहा है वो आपका उनको टाइम सेपरेट हो जाएगा और दूसरा दीवानी और दूसरे केसेस हैं वो सारे आपके एड्रेस हो जाएंगे, जिसका मेन इश्यू एड्रेस हो जाएगा। दूसरा मैंने जिस तरह कहा कि मैंने मुल्कों का आपको एग्जांपल दिया कि वो मुस्लिम माशरे हैं, मुल्क हैं जहां ये हो रहा है प्रैक्टिस ट्रांसफर पोस्टिंग, टाइम के लिए वो जजेस बैठते हैं तो फिर आपके लाइक्स अंकल्स नेफ्यूज सब जब आके बैठ जाते हैं तो उससे आपको एक ऑटोमेटिक जो है एक सेटअप बनता है जहां भी लोग जो हैं जो प्रैक्टिस कर होते हैं वो काम करने शुरू हो जाते हैं। अच्छा मैं वो जो दूसरा बड़ा इशू है उसकी तरफ आता हूँ, जो एनएफसी वाला। देखिए ये पावर्स टू बी जो है वो भी जाहिर बात है वो एनएफसी अवार्ड डिस्ट्रीब्यूशन और फिर विफाक पर जो पड़ने वाला बोझ है उससे खुश नहीं है। हुकूमत भी ये चाहती है कि एक बैलेंस होना चाहिए, लेकिन अब मसला ये है कि एनएफसी अवार्ड 18वीं तरमीम सूबों के जो वसाइल हैं जो उनको मैसर होते हैं उनमें कमी के हवाले से ऐसा लगता है कोई भी पार्टी इस वक्त जो है वो तैयार नहीं है। ना केपी तैयार है, ना आपका सिंध प्रोविंस जो है वो तैयार है। तो ये ज्यादा मुश्किल काम नहीं है हुकूमत के लिए? देखिए रहमान साहब, शायद केपी और बलोचिस्तान का तो फंड शायद इसमें बढ़ जाए, लेकिन मुझे बात बताएं कि ये एक कॉन्सेप्ट डुएबल कॉन्सेप्ट है ओवर द इयर्स कि हम पैसे लें उसके बाद वफाक सारे पैसे दे दे सूबों को, उन सूबों को जब पैसे दे दे तो उसके बाद वफाक पैसे बोरो करे। आपके जो बच्चे जवान अफवाज जंग लड़ रहे हैं इस मुश्किल टाइम पे उनके लिए उनको पैसे देने के लिए उन्हीं सूबों में जिनको हमने पहले पैसे दिए हुए हम उनको सिक्योरिटी के नाम पर उन लोगों को फिर पैसे दें, वो जंग लड़ें और हम उधार लेके करें। देखिए ये जो है ये डुएबल नहीं है कि हमने डेट सर्विसिंग करनी है, हमने डेट खत्म करना है। तो जब हम डेट के ऊपर ये चीजें कर हाउ लॉन्ग इज इट सस्टेनेबल? मतलब दिस इज अ इशू दैट इज देयर एंड दैट इज अ रियलिटी।
आपके मुल्क में अभी सबसे बड़ा इशू है सिक्योरिटी का, जो पाकिस्तान के इंडिया की जंग के बाद हमारे सामने आया कि कितना बड़ा प्रॉब्लम और इशू है। तो मुझे बताएं कि क्यों ना हो कि हम एक ही किटी के साथ इन सारी चीजों को एड्रेस करें। मुझे बताएं व्हाई शुड वी नॉट हैव द सेम किटी ऑफ एनएफसी फॉर जीबी एंड कश्मीर, ठीक है ना? उसी पैसों से उनको भी क्यों ना दें, पहले हमारे सूबों को एनएफसी दे दें, फिर उसके बाद हम ग्रांट दें कश्मीर को और जीबी को। तो पीछे वफाक उधार लेकर कब तक चलेगा और कब तक करेगा? तो ये जो है दिस इज नॉट डूएबल इन लॉन्ग टर्म। दूसरा मुझे बताएं कि पूरी दुनिया में आपकी बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। बैरिस्टर दानियाल चौधरी हमारे साथ मौजूद है, पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी बराए इत्तलात बात कर रहे थे। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करूं, वापस आते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। 27वीं आईनी तरमीम का मामला, इसको हुकूमत के इत्तेहादी इसको किस तरह से जो है वो देख रहे हैं, इस पर बात करने के लिए मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के रहनुमा जनाब फारूक सत्तार साहब इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। उनसे इस हवाले बात करते हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपका वक्त। फारूक सत्तार साहब, सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ, ये जो हुकूमत की ज़ाहिर बात है आप भी उसका हिस्सा हैं, लेकिन ये कि एक सियासी इत्तेहादी पीपल्स पार्टी भी है वफाक के अंदर। पीपल्स पार्टी ने तो सारे नुकात को मुस्तरद कर दिया है सिवाय आर्टिकल 243 के। इसको आप किस तरह से देखते हैं? और ये जो आपका बुनियादी मुतालबा था मकामी हुकूमतों को इख्तियारात देने का, ऐसा लग रहा है कि पीपल्स पार्टी तो उससे फिलहाल एग्री नहीं करती। मेरे ख्याल में जो मुसवदा पीपल्स पार्टी के साथ शेयर हुआ होगा उसमें भी हमारे वाले नुकात तो है ही नहीं। वो तो जब ये असेंबली में, कौमी असेंबली और सेनेट में ये फाइनल बिल का ड्राफ्ट या फाइनल बिल जब पेश होगा उसमें हमारे नुकात होंगे। तो हमारे वाले नुकात में तो शायद पीपल्स पार्टी वालों ने आपस में कोई खास बातचीत की नहीं होगी। जितने नुकात भी PMLN ने अपनी हुकूमत की जरूरत को महसूस करके, वक्त और हालात के तकाज़ों को महसूस करके जो बिल बनाया होगा, उसमें जितने मौज़ूआत होंगे या जितने शोबे होंगे उनसे मुतालिक जो भी शिकें होंगी, तो उसमें एक शिक जो कि गालिबन आर्मी चीफ की तकरूरी और उनके जो मुद्दत मुलाजमत है उससे मुताल्लिक होती है, या जो अख्तियार होता है वजीर आजम का जो तमाम जो चीफ्स होते हैं उनकी तकरूरी का और चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ का, तो उसको उन्होंने एग्री कर लिया है। तो मेरे ख्याल में वो समझते हैं कि जो जरूरत शायद हमारे अफवाज पाकिस्तान के एंड पर, यानी उन्हें अगर जो जरूरत है उसके लिए शायद होता है, यार बाकी जो जरूरत है हमारी सियासी सिविलियन हुकूमत ने अपनी दानिश में पूरा 70वीं जो है वो 27वीं आईनी तरमीम का जो बिल तैयार किया उसको वो इनकार कर रहे हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि हमारे साथ तो PMLN की हुकूमत जो है मखलूक अहमद कैसा है, उन्होंने हमसे वादा किया था 26वीं आईनी तरमीम में, वज़ीर आज़म ने उन्होंने वादा पूरा किया कि भाई हम जो फाइनल बिल होगा उसमें आपकी जो तरमीमी पैकेज है या आईनी तरमीमी बिल है उसके सारे नुकात हम उसमें डाल देंगे। मेरे ख्याल में ये हमारे लिए खुशी का मौका है। हमारी 30-35 साल की जद्दोजहद इस मकाम तक जरूर आ गई कि अब हमने पाकिस्तान की एक 3 में से PMLN बड़ी जमात है, पीपल्स पार्टी को भी मान लेते बड़ी जमात है, और तीसरी PTI। तो इन तीनों बड़ी जमातों में से कम PMLN ने तो वाशिका लफ्जों में मांग लिया कि हाँ भाई ये MKM वाले, क्योंकि उनकी जो नौजवान नई क़यादत अब आई है ना, उनकी सूबा असेंबली पंजाब में और कौमी असेंबली में, वो भी इस बात पे पूरी तरह से आमादा की होना चाहिए। और फिर PTI का तो बुनियादी जो कुछ मंशूर है ना, बहुत जो उनकी बुनियादी बातें मंशूर की, उसमें ये मकामी खुद मुख्तारी, बल्दियाती इदारों, शहरी हुकूमत, मकामी हुकूमत को मौसर बनाना, बावसीला बनाना, बाख्तियार बनाना, ये तो वैसे भी उनके मंशूर में। तो मुझे नहीं लगता कि वो इससे इनकारी होंगे या इसके खिलाफ वोट देंगे। मुझे लगता है कि उन्हें तो अपनी सियासत को आगे बचाने के लिए जब ये 27वीं तरमीम बिल आएगा तो उसमें हमारे जो नुकात है कम से कम उन्हें तो PTI को सपोर्ट करना होगा ना। तो ये सूरत हाल है। पीपल्स पार्टी ने के बाद PTI कहाँ से आएगी, कहाँ से लाएंगे ये PMLN में, इसीलिए उन्होंने आज काबीना का इजलास भी मुलतवी कर दिया। शायद
सेनेट के इजलास भी मुलतवी। अच्छा फारूक भाई, आपकी मैं दो मुलाकातों के हवाले से पूछना चाहूंगा। एक तो वजीर आज़म पाकिस्तान से जो मुलाकात हुई उस हवाले से, और फिर जो JUI से मुलाकात हुई उस हवाले से। तो पहले जरा वजीर आज़म वाली मुलाकात का बता दें कि वो आपकी मुलाकात कैसी रही, और जो मुजव्वजा इस वक्त मंसूबा है जिसमें NFC भी शामिल है, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट शामिल है, सिंगल नेशनल करिकुलम भी शामिल है और 243 भी शामिल है, तो इन तमाम बातों पर जो है वो मुत्तहदा कौमी मूवमेंट जो है वो एग्री करती है, साथ देने को तैयार है? देखिए, मुत्तहदा कौमी मूवमेंट भी तो अपनी कहीं ना कहीं जो मरकजी कमेटी उसका इजलास करेगी ना, और तमाम अरकान से सलाह मशवरे के बाद ही कोई हतमी बात कहेगी। हमारी बिल के नुकात जो हमारा आईनी तरमीम बिल उस पर उनकी आमादगी है, तो हमने 1 साल पहले सेनेट में भी मुतारिफ करा दिया, मुतालिका स्टैंडिंग कमेटी में हमारा बिल, और कौमी असेंबली में हमने इंट्रोड्यूस करा दिया था, और वो कौमी असेंबली की मुतालिका स्टैंडिंग कमेटी का मजलिस का कायमा में है ये बिल। तो इसलिए उन्हें देर भी लगी हमारे बिल पर 100% हिमायत करने की और आमादगी का इजहार करने की। वही हम इसको ला रहे। उनका बिल तो जो जुज़वियात और उन्होंने जो मुख्तलिफ तजावीज़ रखी है उससे उनसे बात की है, और उसमें कहीं पर एक आध कुछ जगह या 1-2 जगह हमारी भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं या हो सकते हैं, तो लिहाजा वो चीजें भी एक आध और हमारी कोई उनकी जो मुताल्लिक़ा मुज़ाकराती बाकायदा जो कमेटी होगी ना इस बिल को जो 27 में आईनी पर, उनके साथ अभी हमारी एक आध निश्चित बैठक अभी होगी, तो हम पहले अपना फैसला कर लेते हैं, बताएंगे। तो मैं इस विषय में कल जो बात हुई उसमें हमने कहाँ आमादगी का इज़हार किया, कहाँ हमारे तहफ़्फ़ुज़ात थे, और हम क्या, ये मैं नहीं कह सकता। ये तो जब तक कि पूरा बिल सामने ना आ जाए। और JUI से फारूक भाई, JUIF से क्या बात हुई है? JUI वालों को तो हमने अपने बिल पे बात की ना, तो भाई हम अपोजिशन की पार्टी है, हुकूमत की पार्टी है, तो मैंने उनसे कहा भाई देखें, आप भी घर से निकलेंगे तो आपकी गली बनी हुई है, टूटी हुई है, तो अपोजिशन में हो, कोई भी रुकन कौमी असेंबली या सेनेट या हुकूमत की साइड पे हो, उसकी सड़कों का तो टूटना बनना, उसके पार्क का, ग्राउंड का, बुनियादी जो स्कूल हैं, कॉलेजेस हैं, स्टूडेंट छोटी घरेलू सनतें हैं, पूरी दुनिया में टेक्निकल इंस्टीट्यूट हैं, और फिर कचरा उठाने का सैनिटेशन, और फिर निकासी आब, गटर का उबलना और पानी फराहमिया, ये सारे काम तो मौलाना फजलुर रहमान साहब की भी रोजाना की जरूरत है ना। तो मैंने उनसे कहा कि यहाँ पानी थोड़ी ये फर्क कर रहा है कि कौन अपोजिशन का है कौन, उसकी सर्विस को बेहतर होना चाहिए। सूबे नहीं बेहतर बना सकते, सूबे 2 लाख स्कूल चलाएंगे तो कैसे काउंटेबल होंगे वजीर आला और वजीर तालीम? हाँ, अगर एक सूबे में तो 56 शहर है, 56 मेयर और उसके नीचे कई तहसीलें और उनके चेयरमैन है, वो जवाब दे सकते हैं अपने अपने मुख्तलिफ इलाकों और मोहल्लों और अपने शहर में। तो नीचे जितना इख्तियार जाएगा ना उतना एहतसाब और जवाबदेही आसान होती है ना, और जिम्मेदारी को निभाना भी आसान होता है, जिम्मेदारी होगी, इख्तियार भी होना चाहिए। तो ये तो पूरी दुनिया में सब समझ गए, अगर पीपल्स पार्टी अकेली नहीं समझ रही तो वो क्या कर सकते। और मौलाना फजलुर रहमान तो बेचारे सिर्फ इसलिए कह रहे थे कि वो अपोजिशन में, तो शायद उन्हें PTI की वजह से वो, लेकिन जब मैंने उनको सारी बातें बात तो वो हंसने लगे, उन्होंने कहा हाँ बात आपकी ठीक है, चले हम आपस में मशवरा करके आपको बताएं। राइट। और लास्टली ये आपको लगता है ये आप बड़ी देर से कोशिश कर रहे हैं मुकामी हुकूमतों को इख्तियारात दिलवाने की, इस मरतबा ये फाइनली हो जाएगा? आप क्या उम्मीद आपको नजर आ रही है? देखिए, 18वीं तरमीम जब आई थी ना, और उसके लिए भी 1 साल तक 127 रुकनी कुल जमाती और दोनों ऐवानों की कमेटी थी, जो तकरीबन हफ्ते में 2 या 3 मरतबा निश्चित करके मीटिंग करके तैयार करी थे। 106 नुकात पर मुश्तमिल, 106 शिकों पर मुश्तमिल 18वीं आईनी तरमीम आई थी ना, चलो उसमें टाइम दिया गया सोचने का। मेरे ख्याल में ये हमने भी 1 साल पहले डाल दिया था, और सारी शहरी जमातों को उनके प्रपोजल या मुताले के लिए दे दिया था। अब उनको भी मालूम है कि हम क्या चाहते हैं, और हम कराची स्पेसिफिक थोड़ी है ये कोई मुसविदा या ये तरमीमी पैकेज, तो पूरे पाकिस्तान के 130 शहरों, 130 जिलों और 130 म्यूनिसिपल और मेट्रोपॉलिटन नौयत के बलदियाती इदारे हैं, ये म्यूनिसिपल कमेटियां,
ये उनको हम पार करने की बात है ना भाई। पाकिस्तान के आम शहरी को अपने रोजमर्रा के मामला, इंफ्रास्ट्रक्चर, बुनियादी सहूलतें जिसमें तालीम, शहर, स्किल डेवलपमेंट से लेकर जो है वो कारोबार, तिजारत, ये सारे शोबे आ जाते हैं, ज़राअत, यानी जो कि जो छोटे लेवल पे फिर इसमें 50 मेगावाट का बिजली घर भी बल्दियाती इदारे लगा सकते हैं। ये सारी वो चीजें जो बल्दिया पूरी दुनिया में है, कोई एक मुल्क नहीं रह गया जहाँ ये इख्तियारात ना हो। बांग्लादेश, थाईलैंड, मलेशिया, इंडोनेशिया, फिलीपींस, उसके बाद जितने भी फार ईस्ट के ममालिक, जदीद तरक्की याफ्ता ममालिक में तो है ही ना, अमेरिका और यूरोप। जी बिल्कुल सही, बिल्कुल ठीक, राइट। बहुत शुक्रिया डॉक्टर फारूक सत्तार हमारे साथ पहुंचे और इस मुजवजा आईनी तरमीम के हवाले से बात कर रहे थे। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करें, वापस आते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। इस्तांबुल में जारी अफगान तालिबान से मुज़ाकरात के दौरान पाकिस्तान की जानिब से शवाहिद पर मबनी मुतालबात सालिसों के हवाले कर दिए गए। तर्जुमान दफ्तर खारजा ताहिर अंदराबी ने यह कहा है कि इस्तांबुल में पाकिस्तानी मुज़ाकराती वफ़द ने सालिसों को अपनी मालूमात शेयर की हैं। ये मालूमात फितनल खवारिज से मुतालिक हैं। उन्होंने कहा कि हमारे मुतालबात नहायत सादा, वाज़े, मुनसिफाना और शवाहिद पर मबनी है, लेकिन मुज़ाकरात के नताइज तक हम कोई बयान या तबसरा नहीं करेंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने चमन बॉर्डर पर फायरिंग से मुतालिक अफगान तालिबान का दावा भी मुस्तरद किया। उन्होंने कहा कि दरअसल फायरिंग अफगान तालिबान की जानिब से की गई और पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी फोर्सेज है उन्होंने जवाब दिया। ताहिर अंदराबी ने यह भी वाज़ेह किया कि सिक्योरिटी सूरत हाल खराब रहने तक अफगानिस्तान के साथ बॉर्डर्स बंद रहेंगे और सिक्योरिटी सूरत हाल को मद्देनजर रखकर बॉर्डर्स से मुतालिक ही कोई फैसला किया जाएगा। इस्तांबुल में पाकिस्तान और अफगानिस्तान की जो तालिबान हुकूमत है उसके दरमियान मुज़ाकरात का ये तीसरा दौर है और ऐसी सूरत हाल में अफगानिस्तान ने गुज़िश्ता रोज़ एक बार फिर सीज़ फायर की खिलाफ वर्जी करते हुए चमन बॉर्डर से बिला इश्तिहाल फायरिंग की गई, जिसका फोर्सेज ने जवाब दिया। वजारत इत्तलात ने भी सरहद पर जो है वो चमन पर पेश आने वाले वाक़े पर अफगान जानिब से फैलाए गए दावों को सख्ती से मुस्तरद कर दिया था। अब ये जो मामला है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान मुज़ाकरात का मुस्तकबिल, इससे जुड़ी तवक्कुआत जो है वो क्या है और हमारा जो लाहे अमल है वो इस हवाले से जो है वो क्या होना चाहिए, इस पर बात करने के लिए सीनियर सफारतकार, साबिक सफ़ीर और नुमाइंदा खुसूसी बरास्तान जनाब आसिफ दुरानी साहब इस वक्त मेरे साथ जो है मौजूद हैं। उनसे इस हवाले से मजीद बात करते हैं। आसिफ दुरानी साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आसिफ दुरानी साहब, ये जो थर्ड राउंड है, एक तो पहले मैं आपसे अभी उम्मीद की जा रही है अच्छा नतीजा निकले, लेकिन मैं आपकी तवक्कुआत जो है वो जानना चाहता हूँ कि जो तीसरा दौर हो रहा है क्या तवक्कुआत हमें रखनी चाहिए इस बातचीत से? देखिए, ये बदमज़गी तो हो चुकी है दोनों मुल्कों के दरमियान। आपने देखा होगा पिछले 2 हफ्तों से जो सूरत हाल रही है दोनों ममालिक के दरमियान, तो इसलिए अब उस पर कोई इस तरह की तबसरा करना कबल अज़ वक्त होगा जब तक कि ये इस्तांबुल का जो थर्ड राउंड है इसके जो रिजल्ट सामने ना आ जाए। आपने जैसे फरमाया पाकिस्तान की तरफ से शवाहिद पेश किए गए हैं, तो वो जाहिर है पाकिस्तान ने ये फुल प्रूफ एविडेंस दिया है और उसको पाकिस्तान को तो बहरहाल वो तो देना था, लेकिन बाकी दुनिया खासकर यूएन की जो रिपोर्ट्स हैं वो भी बड़ी वाज़ेह हैं टीटीपी के मौजूदगी, और बल्कि यूएन रिपोर्ट्स तो टीटीपी को सबसे बड़ा टेररिस्ट ग्रुप करार देती हैं। उसके बाद आईएसकेपी की बारी आती है। तो अब ये जो अफगान तालिबान रजीम है वो उसको डिनायल मोड से बाहर आना है। अब प्रॉब्लम ये है कि वो अगर उनकी कोई प्रॉब्लम है या कमजोरियां हैं वो उसको जाहिर करते वो समझते हैं कि इससे उनकी सुखी होगी, उनकी जो है शान में जो है कमी हो जाएगी। ये मुनासिब रवैया नहीं है। इससे ये जाहिर होता है कि उनको अभी बहुत कुछ सीखना है। जी अच्छा, और दुरानी साहब 2 चीजें बड़े तवातुर के साथ हो रही हैं इस सारे प्रोसेस के अंदर हमने देखी हैं। एक तो बयानात जो है वो मुसलसल जो है वो आ रहे हैं और वो बयानात भी खासे इश्तियाल अंगेज हैं। दूसरा जो प्रोपेगेंडा जो सोशल मीडिया के ऊपर है वो बहुत ज्यादा किया जा रहा है। आपके ख्याल में ये जो दोनों मामलात हैं इस सारे प्रोसेस को
और इन जनरल पाकिस्तान अफगानिस्तान की जो रिलेशनशिप है उसको किस तरह से जो है वो इम्पैक्ट कर रहे हैं? जी यकीनन ये डैमेज करेगा। जो गवर्नमेंटल लेवल है उस पर तो डैमेज होगा। लोगों का जहाँ तक ताल्लुक है वो बहरहाल वो उनमें वो प्रॉब्लम नहीं है, वो तो मिलते रहते हैं, उनके साथ ताल्लुक है। उनमें गर्मी सर्दी भी लोगों में होती है, लेकिन बहरहाल एट द एंड ऑफ द डे इट्स द पीपल हु मीट और हु मैटर। लेकिन गवर्नमेंट्स बहरहाल अब ये है कि ये आज का तो है नहीं, अब ये तालिबान के बारे में जो तवक्कात जिन हल्कों की तरफ से पेश की गई थी जो खुशबीन थे, वो अब उनको जाहिर है उनको दे हैव टू रिविजिट देयर ब्रीफ और उनको ये देखना होगा कि उन्होंने क्या गलती की और वो गलती दोहराने की ज़रूरत नहीं। और उससे बढ़कर ये ज़रूरत इस बात की है कि आप अफगान तालिबान रजीम की वजह से अफगान लोगों को कोशिश करें कि नाराज़ न करें और वो आपके साथ हों। जी और ये जो अब जो सालिस हैं कतर और तुर्किया, ये तो अब इस सारे प्रोसेस में इन्वॉल्व हैं। आपके ख्याल में जब से ये मामला हुआ है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान, जो दीगर स्टेक होल्डर्स हैं जिसमें अफगानिस्तान के दीगर हमसाए हैं, फिर जो सुपर पावर्स हैं वो भी उनमें शामिल हैं, चीन जैसी, ये सारे मामले को किस तरह से जो है वो देख रहे हैं आपके ख्याल में? देखिए बाय एंड लार्ज ये मॉडरेटर्स और सालिसों के अलावा खासकर जो अफगानिस्तान के इमीडिएट नेबर्स हैं उनके भी एक बेचैनी की कैफियत तो है अफगान तालिबान के सिलसिले में, उनके रोल के सिलसिले में, क्योंकि उनके जो इकदाम हैं मसलन बच्चियों की तालीम पे पाबंदी या ख़वातीन के काम करने के हक को जो है उससे उनको डिनाइल करना, ये इसको कोई सपोर्ट नहीं करता। इस्लामी दुनिया ने ये किया आवाज़ होकर इसको कंडेम किया। इसी तरह इंटरनेशनल लेवल पर भी यही है। अब चाहे OIC का फोरम ले लें आप, या आप मॉस्को फॉर्मेट ले लें या UN फॉर्मेट ले लें, वहाँ पे यूनानिमसली इस बात को जोर दिया गया है कि अफगानिस्तान को जो उसकी सरजमीन पे जो टेररिस्ट ग्रुप्स हैं उनको कंट्रोल करना है। और इस सिलसिले में मेरा तो तजवीज़ ये होगा कि अफगान तालिबान को कि आपको जो असिस्टेंस इंटरनेशनली मिल सकती है वो ज़्यादा बेहतर, और वो अल्टीमेटली आपके हक में ही जाएगा, जो आपके जो रिकग्निशन है उसमें हेल्प दे सकता है। लेकिन अगर आपके यहाँ टेररिस्ट पनपते रहेंगे और वो वहाँ से अमलियात करते रहेंगे तेहरान में, पाकिस्तान में, रशिया में, उज़्बेकिस्तान में, तो वो फिर बात नहीं बनेगी उनके लिए भी। और फिर ये कि नेबरहुड जो है वो भी डिस्टर्ब रहेगा। हम तो इस मामले में डिस्टर्ब हैं ही, लेकिन बाकी नेबरहुड जो है उसके अंदर भी एक हैजानी कैफियत पाई जाती है। जी ठीक है। और लास्टली अब से कुछ देर पहले जो है वो वजारत इत्तलात ने भी इन मुज़ाकरात के तीसरे दौर के हवाले से अपनी एक स्टेटमेंट दी है, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि पाकिस्तान अभी भी अपने असूली मौक़िफ़ पर कायम है और ये भी इत्तलात आ रही कि जो डेडलॉक है बरकरार है। आपके ख्याल में ये मुज़ाकरात या बातचीत का जो प्रोसेस है वो आगे भी जो है वो चलना चाहिए, और इसका कोई रास्ता जो है वो बातचीत से ही आपको निकलता हुआ जो है वो नजर आ रहा है? जी अल्टीमेटली बातचीत ही होती है, डेडलॉक्स होते हैं, ये हो रहा है, चल रहा है। 3 जो दौर हुए हैं ये इतने इस तरह के डिस्प्यूट्स में तारीख में कोई नई बात नहीं है। दर्जनों डायलॉग होते रहे हैं और उसके फिर बहरहाल नतीजा टेबल पे ही निकलता है। इवन अगर 2 ममालिक आपस में जंग में भी हों तो अल्टीमेटली फैसला जो है टेबल पे होता है, डायलॉग से होता है। जी राइट, ठीक है, बहुत शुक्रिया। आसिफ दुरानी साहब हमारे साथ मौजूद थे, साबिक सफ़ीर और नुमाइंदा खुसूसी, बात कर रहे थे अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान मामलात हैं जो इस वक्त तीसरा दौर हो रहा है गुफ्तगू का, उस हवाले से जो है वो बात कर रहे थे। अभी इत्तलात ये है कि डेडलॉक जो है वो बदस्तूर बरकरार है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान, और वजारत इत्तलात ने हमसे कुछ देर पहले अपनी स्टेटमेंट में ये कहा है कि पाकिस्तान अपने असूली मौक़िफ़ पर जो है वो अभी भी कायम है, और पाकिस्तान ने तुर्किया और कतर की जो सालिसी है उसका शुक्रिया भी अदा किया है। अब देखिए इन मुज़ाकरात के हवाले से क्या डेवलपमेंट होती है। आज के प्रोग्राम से इतना ही। मेज़बान रहमान से कोई इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।